स्वागत दोस्तों, आगे के सामने सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए गठबंधन के अंदर सीट बंटवारा नहीं हो पाने के बाद नीतीश कुमार ने मंच से ही सीटों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर क्यों एनडीए गठबंधन में फूट के संकेत दिए जा रहे हैं। दोस्तों बताएंगे बड़े नेता जो एनडीए गठबंधन के साथ इतने दिनों तक रहे, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है बिहार को लेकर और सनसनी मचाई है। दोस्तों इसी के साथ में अपने संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी का दौरा होने जा रहा है। बताएंगे किस तरीके की तैयारी और क्या एकनाथ शिंदे पलटी मारने की कर रहे हैं तैयारी, बताएंगे इसके पीछे एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों। और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर अब बिहार के लोग विकास की मांग कर रहे हैं और अब तकदीर बदलने की मांग कर रहे हैं और परिवर्तन से ही बिहार को बदला जा सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ये लिखकर बताइए कि आखिर इनमें से कौन सा नारा सबसे ज्यादा बिहार के अंदर चल रहा है। क्या 25 से 30 फिर से नीतीश, या फिर इस बार तेजस्वी तय है वाला नारा चल रहा है, या फिर प्रशांत किशोर कुछ खेला करेंगे। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखा जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर सीट बंटवारे को लेकर लगातार एनडीए गठबंधन के अंदर आपसी खींचतान देखने को मिल रही है। दोस्तों अमित शाह के घर पर एनडीए गठबंधन की बैठक के बावजूद ऐसा कुछ निकलकर सामने नहीं आया जिससे कहा जा सके कि एनडीए गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर अंतिम चर्चा हो गई है। लगातार एक एक दिन कोई ना कोई उल्टा सीधा बयान जीतन राम मांझी या फिर चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है दोस्तों, और दोनों के दोनों ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने के लिए एक दूसरे पर दबाव बना रहे। उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार को हिदायत पर हिदायत देते जा रहे हैं, जिससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि एनडीए गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर लगातार खींचतान जारी है। दोस्तों चिराग पासवान 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और बीजेपी 20 से ज्यादा नहीं दे पाएगी, जबकि जीतन राम मांझी 20 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, उनको बमुश्किल 10 सीटें मिल पाएगी। और यही बड़ा कारण है कि एनडीए गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर सारी पार्टियों के बीच में आपस में ही तलवारें खिंची पड़ी है दोस्तों। ऐसे में नीतीश कुमार लग रहा है कि सीट बंटवारा नहीं होने को लेकर जबरदस्त नाराज हो गए हैं दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार अपने मंच से ही अब अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने लगे हैं दोस्तों। एनडीए गठबंधन वालों को आईना दिखाने लगे हैं। दरअसल खबर यह सामने आ रही है जहां पर मुख्यमंत्री बक्सर में एक सभा करने के लिए पहुंचे थे दोस्तों। नीतीश कुमार ने इस सभा के दौरान बक्सर के राजपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी का ऐलान करते हुए मंच पर राजपुर से संतोष कुमार निराला को एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी बताते हुए लोगों से ताली बजवाकर बोला कि इनको जिताकर भेजिएगा ना, यानी जनता से पूछने लगे कि इनको जिताकर भेजिए। कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राजपुर विधानसभा सीट से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार संतोष कुमार निराला होंगे, यानी राजपुर की सीट पर जनता दल यूनाइटेड ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है दोस्तों। नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेताओं के सामने, यानी बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और तमाम बड़े नेता मौजूद थे, जहां पर यह घोषणा कर दी है और बीजेपी को आईना दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतीश कुमार को कोई जरूरत नहीं है, वो बीजेपी से पूछे बिना ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकते हैं। यानी ऑफिशियल तौर पर ऐसा होता है दोस्तों कि पहले सीटों का बंटवारा होता है, उसके बाद एक एक सीटों पर कौन कौन सा उम्मीदवार होगा ये उन पार्टियों को तय करना पड़ता है। जब सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ तो नीतीश कुमार कैसे अपने आप ही जनता दल यूनाइटेड के नेता को राजपुर की सीट से चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर सकते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं बीजेपी को आईना दिखा दिया है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्योंकि 2020 में जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को लगभग 67,000 वोट मिला था दोस्तों और वो आराम से चुनाव जीत गए थे। दूसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड के नेता संतोष कुमार निराला थे, जबकि तीसरे नंबर पर संजय राम थे, जिनकी अच्छी खासी दावेदारी रही। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो जनता दल यूनाइटेड के लिए यह सीट काफी कमजोर है। इसके बावजूद जेडीयू ने अपने उम्मीदवार का यहां से ऐलान करके बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब इस मामले पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, वरना माना जाएगा कि नीतीश कुमार के सामने बीजेपी झुक चुकी है। आपको बता दें कि इसी ऐलान के दौरान नीतीश कुमार की सभा में भीड़ नहीं आई थी दोस्तों, एकदम खाली सभा दिखाई दे रही थी, केवल गाड़ियां नजर आ रही थी। इसके बाद लोगों ने कहा कि सोचिए जिस प्रत्याशी के लिए कार्यक्रम हुआ, एनडीए गठबंधन के सभी लोगों का यह कार्यक्रम था, समन्वय बैठक थी, उसमें जब जनता ही नहीं जुटी तब भी नीतीश कुमार ने अपना उम्मीदवार यहां से ऐलान कर दिया। इसी से पता चलता है कि नीतीश कुमार बीजेपी से 2 कदम आगे चल रहे हैं दोस्तों और भारतीय जनता पार्टी को हर स्तर पर आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से पहुंचते रहे। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार में एनडीए गठबंधन वाले इस बात को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे कि क्या कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन एकजुट होकर सीटों का बंटवारा कर पाएगा। उन लोगों के लिए बुरी खबर सामने आई है दोस्तों, इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट होकर सीटों का बंटवारा कर चुका है। 15 तारीख को ऑफिशियल तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। इसमें सारे वरिष्ठ नेताओं के सिग्नेचर के बाद ऐलान कर दिया जाएगा, यानी जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है दोस्तों। और अब 2 बड़ी खबर सामने आई है। पहला ये कि आरएलजेपी पार्टी यानी पशुपति पारस की पार्टी इंडिया अलायंस में मिलकर चुनाव लड़ेगी दोस्तों, इसका ऑफिशियल ऐलान उन्होंने खुद ही कर दिया है और सीटों के बंटवारे को लेकर भी बातचीत
बन गई है, जबकि दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी इंडिया गठबंधन अपने साथ में रखेगा, यानी 2 एक्स्ट्रा पार्टी को साथ में लेकर भी पूरी तरीके से सीटों का बंटवारा हो गया है। ऐसे में दोस्तों वो कहते हैं, यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस की जनता बदलाव चाहती है और विपक्षी गठबंधन 15-20 सितंबर के बीच सीटों के बंटवारे का घोषणा कर देगा। पारस के बयान से बिहार की सियासत में एक बात क्लियर है कि इंडिया गठबंधन ने अपना हिसाब किताब पूरा कर लिया है। पशुपति पारस कहते हैं कि जनता बदलाव चाहती है और इसके बाद वो दावा करते हैं कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे बिहार में तो उसके बाद एनडीए गठबंधन अपने आप टूट जाएगा। एनडीए गठबंधन के अंदर अंदरूनी मतभेद साफ दिखाई देता है। इस बार गठबंधन टिक नहीं पाएगा। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि उनकी पार्टी आगे को लेकर क्या रणनीति बना रही है, यानी बिहार चुनाव के बाद क्या उनकी पार्टी पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी इंडिया अलायंस के साथ में चुनाव लड़ेगी। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के कई सारे नेता सवाल पूछ रहे थे कि आखिर राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के बाद देश में दिखाई क्यों नहीं दे रहे, कहां चले गए राहुल गांधी। तो उनके लिए एक बुरी खबर सामने आई है दोस्तों। जो लोग राहुल गांधी को ढूंढ रहे थे, राहुल गांधी 10 तारीख और 11 सितंबर को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में मौजूद रहेंगे। तो भाजपाई वहां जाकर राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं दोस्तों, जिनको राहुल गांधी की बड़ी याद आने लगती है। और राहुल गांधी आज देश की संसद में जो वोट डाला जा रहा है उपराष्ट्रपति पोस्ट के चुनाव को लेकर दोस्तों, उसमें भी वोट डालेंगे। तो भाजपाई जाकर वहां पर भी राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। यानी अगर राहुल गांधी 2-3 दिन दिखाई ना दे तो उसके बाद बीजेपी वाले सवाल खड़ा करने लगते हैं कि राहुल गांधी कहां चले गए, अब तो वो विदेश चले गए होंगे और उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं दोस्तों, क्योंकि उनको पता है कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए आजकल सबसे ज्यादा बड़े संकट बने हुए हैं। जब जब राहुल गांधी सामने आते हैं भाजपाई कांपने लगते हैं दोस्तों। राहुल गांधी दिखते नहीं है तो फिर उनको डर लगता है कि कहीं राहुल गांधी कुछ और बड़ा बम फोड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहे, क्योंकि राहुल गांधी बिहार के लोगों से बोलकर आए हैं कि अभी तो हमने एटम बम फोड़ा, तब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, तो अब उस हाइड्रोजन बम की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी। साथ साथ दोस्तों मुंबई से सटे उल्लासनगर की राजनीति में एक बड़ा खेल देखने को मिल रहा है। बाहुबली छवि वाले पप्पू कलानी परिवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ गठबंधन किया है दोस्तों। पप्पू कलानी अपने क्षेत्र में कुख्यात अपराधी के तौर पर जाना जाता है दोस्तों, और वे कई बार उल्लासनगर से विधायक रह चुके हैं। उनके बेटे ओमी कलानी ने हाल ही में सांसद श्रीकांत शिंदे से मुलाकात करते हुए आगामी उल्लासनगर के नगर पालिका चुनाव में शिवसेना को समर्थन देने का ऐलान किया है दोस्तों। उल्लासनगर नगर पालिका महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी ने भी अपनी तैयारी तेज कर ली है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार ने ओमी कलानी को हराया था। पप्पू कलानी और उनके बेटे का बीजेपी से लंबे समय से राजनीतिक संघर्ष जारी रहता है दोस्तों। ऐसे में इस क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी के बीच में संघर्ष होता दिखाई देगा, और कारण है कलानी परिवार जो यहाँ पर बाहुबली परिवार है दोस्तों। ऐसे में देखते हैं क्या जानकारी मिलती है, क्योंकि शिंदे ने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके के कई और समझौते किए हैं दोस्तों, और हो सकता है कि बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर कलानी परिवार को समर्थन करे शिंदे। जो भी जानकारी आती रहेगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप लोग तक शेयर करेंगे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बाद सोमवार को कहा कि निर्वाचन आयोग को शर्मिंदा करने की जरूरत है, क्योंकि उसने आधार को पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने के शीर्ष अदालत के पहले के निर्देश का निर्लज्जता के साथ में उल्लंघन किया। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी सीईसी और आयोग को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। शीर्ष यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस पर बयान देते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश कहते हैं कि आज एक बार फिर से उच्चतम न्यायालय ने तीसरी बार इस बात को दोहराया है कि मतदाताओं को पंजीकृत करने के लिए आधार को वैध पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जानबूझकर वैध मतदाताओं के पंजीकरण को असुविधाजनक बनाने के लिए बार बार बाधाएं पैदा की गई। रमेश ने आगे कहा कि आयोग ने राजनीतिक दलों के द्वारा नियुक्त बीएलए को मान्यता देने से इंकार करके आधार को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था। यहां तक कि अधिकारियों को केवल उनके द्वारा निर्धारित दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए नोटिस भेजा था। कुल मिलाकर दोस्तों एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर इतने गंभीर सवाल है जिस पर अभी तक स्पष्ट जवाब चुनाव आयोग की ओर से सामने नहीं आया है। पहले तो आधार कार्ड का ही मामला है कि आधार कार्ड को एक आइडेंटिटी प्रूफ के तहत मान्यता ही नहीं दी गई थी दोस्तों, फिर जोरदार तरीके से बवाल हुआ, तब जाकर ये पूरा मामला सबके सामने आया। फिर से प्रशांत किशोर ने जनता दल यूनाइटेड को लेकर एक दावा करते हुए कहा कि जनता दल यूनाइटेड को पिछली बार जो 40 सीटें भी मिली थी इस बार तो उतनी सीटें भी नहीं मिलेगी। प्रशांत किशोर दावा करते हैं कि जनता दल यूनाइटेड इस बार फिर से बहुत कम सीटों पर निपटने जा रहा है। उनका अपना खुद का आकलन है कि जनता दल यूनाइटेड को 25 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी। वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे अगर जनता दल यूनाइटेड को 25 से ज्यादा सीटें मिल जाती है, यानी बड़े भरोसे के साथ ये दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर दोस्तों। हालांकि प्रशांत किशोर अगर राजनीति में नहीं आए होते और ये दावा करते कि 25 सीटों से कम रहेगी जनता दल यूनाइटेड की, तो शायद लोग विश्वास भी कर लेते, लेकिन अभी तो वो बिहार के अंदर खुद भी एक स्टेक होल्डर है, यानी खुद भी एक राजनीतिक पार्टी है, तो जनता दल यूनाइटेड की तारीफ करना तो बनता ही नहीं है। तो फिर इसीलिए उनके बयान पर इतना भाव नहीं दिया जा सकता। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या मानते हैं आपकी जनता दल यूनाइटेड 25 से कम सीटों पर निपटेगी? जो भी आपको लगता है दोस्तों इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच में सीट शेयरिंग पर अब भी लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। दोस्तों, सीट को लेकर दो तरीके के श्रेणी को लेकर अंदर खाने चर्चा चल रही है। पहली श्रेणी वो है जहां सीट के साथ साथ प्रत्याशियों के नाम भी तय होंगे, वहीं पर दूसरी श्रेणी वो है जहां पर सीट तो तय होगी पर प्रत्याशी के नाम को लेकर थोड़ा अगर मगर हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड अपने लिए लगभग तय की गई 2020 के चुनाव से दूसरे नंबर पर रहने वाले प्रत्याशियों को मौका देने की तैयारी में है दोस्तों, और मीडिया में इस तरीके के दावे चल रहे हैं दोस्तों। ऑफिशियल तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया कि सीटों का बंटवारा और प्रत्याशियों के नाम एक साथ आ जाएंगे। ये केवल मीडिया में कयासबाजी चल रही है और आप लोग जानते हैं कि कयास क्यों लगवाए जाते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि एनडीए गठबंधन के अंदर जो खींचतान जारी है उसे लेकर ज्यादा लोगों के बीच में चर्चा हो। साथ साथ दोस्तों, पटना में परिचारी संघ के सैकड़ों लोगों ने जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय को घेर लिया और सरकार से ये मांग की है कि बिहार राज्य परिचारी संघ के सदस्यों ने बहाली परिणाम जारी न होने और स्थायीकरण की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है दोस्तों। और जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के बाहर का ये बवाल अपने आप में इस बात के संकेत देता है कि किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड को लेकर लोगों के मन में एक जोरदार तरीके का गुस्सा है दोस्तों। परिचारी संघ ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बताया कि वे वर्ष 2012 से लगातार सेवा दे रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी उन्हें स्थायी नहीं बनाया गया, यानी परमानेंट नहीं किया गया, ना ही नियमित वेतन की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कई बार आश्वासन तो मिला लेकिन वास्तविक समाधान आज तक नहीं मिला और चुनाव का टाइम है, इसीलिए दबाव सब लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने अपने सारे काम करवा लिए जाए, लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा कि किसी को कोई राहत मिलेगी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार चुनाव से पहले बड़े बड़े ऐलान करते हैं और वैसा ही ऐलान नीतीश कुमार ने सारे कर रखे हैं, यानी तेजस्वी यादव जो सवाल खड़ा करते थे वे सारे ऐलान नीतीश कुमार ने कर दिए, जैसे वही करेंगे वादे पूरे, ताकि तेजस्वी यादव के सामने जनता दल यूनाइटेड ये बोल सके कि तेजस्वी ने ये कहा था, नीतीश कुमार ने भी कर दिया, और करने के नाम पर केवल उन्होंने आदेश जारी किया है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि विपक्ष से मुद्दे छीनने की कोशिश नीतीश कुमार बेशक कर ले, लेकिन स्थानीय मुद्दे जो है, लोगों के 2 मुद्दे हैं, वो अभी भी जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ जोरदार तरीके से सबको दिखाई देते हैं। और अब तो नीतीश कुमार के दफ्तर के बाहर आकर विरोध किया गया है, जेडीयू के दफ्तर के बाहर आकर। साथ साथ दोस्तों, एनडीए गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, प्रेम कुमार जो वरिष्ठ नेता है दोस्तों, की सीट शेयरिंग को लेकर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी बराबरी की सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि और जो पार्टियां हैं उनको उनकी हैसियत के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से टिकट दिया जाएगा, सीट बंटवारा किया जाएगा। यानी जेडीयू और बीजेपी ने खुद की सीटें लगभग तय कर ली है, लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की सीटें कम करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, बल्कि उन दोनों को कम से कम सीटें देकर ये दोनों आपस में बराबर की सीटें बांटना चाहते हैं। और इस तरीके का जो बंटवारा है उसे लेकर चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं में एक तरीके से नाराजगी है कि बीजेपी केवल अपनी चला रही है, पूरे गठबंधन में अपने हिसाब से सीटों का बंटवारा करना चाहती है। साथ साथ दोस्तों, बिहार से सटे देश नेपाल के अंदर फेसबुक, इंस्टा जैसे ऐप बैन किए जाने के मामले को लेकर नेपाल में जोरदार बवाल हुआ दोस्तों। कई जिलों के अंदर कर्फ्यू लगाया गया, उपद्रवियों को गोली मारने तक के आदेश जारी कर दिए गए। बिहार के उत्तर क्षेत्र से सटे हुए नेपाल के ज्यादातर इलाकों में ये खबरें हैं दोस्तों, यानी बिहार के चुनाव भी इससे हो सकता है कि प्रभावित हो जाए। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके से हमारे देश के आसपास के जो देश है दोस्तों, वहां पर जो सरकार के प्रति एक गुस्सा भड़कता दिखाई दे रहा है, चाहे श्रीलंका में बवाल हुआ था, उसके बाद बांग्लादेश में बवाल हुआ हो, या फिर कुछ दिनों पहले इंडोनेशिया के अंदर विवाद देखने को मिला हो दोस्तों, कहीं ना कहीं पूरे दुनिया भर के अंदर इस तरीके का एक विरोध देखने को मिल रहा है दोस्तों सरकार के प्रति। लोग ज्यादातर महंगाई से लेकर रोजगार को लेकर त्रस्त हैं और यही बड़ा कारण है कि नेपाल में भी इस तरीके की गतिविधियां देखने को मिली है दोस्तों। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। जिस तरीके से देश के अंदर, भारत के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं कई सारे सवाल उठते हैं दोस्तों। जो भी आपकी राय है लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आज उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं दोस्तों। वोट डाले जा रहे हैं एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के सांसदों के द्वारा। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए एक और अच्छी बात यह है कि एआईएमआईएम पार्टी के सपोर्ट के बाद अब सांसद हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर रावत ने ऐलान किया है कि वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को अपना पूरा समर्थन करेंगे। सुदर्शन रेड्डी के साथ में मजबूती से खड़े हैं, यानी सुदर्शन रेड्डी के साथ 2 और वोट आ गए हैं। एक हनुमान बेनीवाल की खुद की पार्टी है दोस्तों और वो अकेले अपने पार्टी के सांसद है, जबकि नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी अपना समर्थन जज साहब को दिया है, सुदर्शन रेड्डी को दिया है। देखते हैं इलेक्शन का क्या रिजल्ट आता है दोस्तों। आपको क्या लगता है, क्या इस बार एनडीए गठबंधन के कुछ नेता इधर आएंगे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए? क्योंकि इंडिया गठबंधन तो एकजुट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक एक नेता पूरी तरीके से डंके की चोट पर एकजुट है। इसी के साथ में दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार प्रधानमंत्री 17 सितंबर को बिहार के गया जी जाएंगे दोस्तों, जहां पर अपनी माता जी का पिंडदान करेंगे। इसके बाद सुप्रिया शिनेट की ओर से सवाल पूछा गया। सुप्रिया शिनेट ने कहा कि 7 मई 2023
को जब नरेंद्र मोदी कर्नाटका में प्रचार कर रहे थे तब नरेंद्र मोदी के बड़े भाई ने उनकी माता जी का पिंडदान कर दिया था। और जब पिंडदान हो चुका है तो फिर नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को इस महीने बिहार के गया जी में जाकर किस बात का पिंडदान करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे सम्मान के साथ हिंदू धर्म में पितरों का पिंडदान एक बार होता है। जब छोटे भाई ने माताजी पिताजी का 7 मई 2023 को कर दिया था तो नरेंद्र मोदी फिर से गया जी जाकर 17 सितंबर को माता जी का पिंडदान क्यों कर रहे हैं? ये सिंपल सवाल है दोस्तों। और जिस दिन पिंडदान हो रहा था उस दिन कर्नाटका में प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे थे, यानी 7 मई 2023 की ये बात है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई ने अपने माता पिता का पिंडदान वाराणसी के अंदर कर दिया था दोस्तों। और जब पिंडदान हो चुका है तो प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और माता पिता का पिंडदान करने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले बिहार में किस बात को लेकर जोरदार तरीके का बवाल किया था भाजपा वालों ने। और अगर आप दोनों इन मुद्दों को जोड़कर देखेंगे दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में किस तरीके से कौन से एजेंडे के इर्द गिर्द चुनाव लड़ना चाहती है। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा इस पूरे मामले पर। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका में 2023 के चुनाव से पहले 5,994 वोटरों के नाम हटाने के लिए फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगे दोस्तों। फर्जीवाड़े के आरोप पर सीआईडी ने जांच शुरू कर दी थी दोस्तों, लेकिन चुनाव आयोग ने किया कुछ ऐसा कि उसके बाद इस जांच को रोकनी पड़ी। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जहां पर कर्नाटका के अलंद विधानसभा क्षेत्र में 5,994 वोटों को चुराने की साजिश की जांच अब ठहर गई है। चुनाव आयोग यानी ईसीआई द्वारा आईपी लॉग्स के साथ साथ सेशन डिटेल्स और एफके के स्टेप बाय स्टेप जैसे तकनीकी डेटा ना साझा करने से कर्नाटका पुलिस के सीआईडी विभाग की जांच रुक गई है। ये मामला 2023 विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। यहां पर फॉर्म 7 का दुरुपयोग करके वोटरों के नाम हटाने की कोशिश की गई थी और इसी बात को लेकर एक विवाद हुआ था दोस्तों। और बीजेपी के लोग कह रहे थे कि कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की सरकार है तो वो जांच क्यों नहीं करवा पा रहे। फिर जब जांच करवाने के लिए गए तो पता चला कि अब चुनाव आयोग लॉगिन की डिटेल्स ही नहीं दे रहा है। जब लॉगिन की डिटेल नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि किन आधार पर ये नाम हटाए गए थे, यानी इलीगल तरीके से नाम हटाने का ये गंभीर मामला है। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी गुस्से में थे दोस्तों। खड़गे ने भी मीडिया से बात करते हुए चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलकर काम करने के आरोप लगा दिए। अब देखते हैं इस मामले पर आगे क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। साथ साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपनी जर्मनी और इंग्लैंड की यात्रा को सफल बताते हुए उनकी यात्रा के दौरान राज्य में 15,516 करोड़ रुपए के निवेश का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इतने 1,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं जिससे 17,613 लोगों को रोजगार मिलेगा। सोशल मीडिया पर उन्होंने जानकारी दी है दोस्तों। उन्होंने कहा कि मैं कई दिनों से अपने लोगों के लिए अलग अलग देशों में घूम रहा हूं ताकि उनसे इन्वेस्टमेंट लेकर आऊं और ये सारे इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु को एक नई दिशा में आगे ले जाएंगे और 10 नई कंपनियां तमिलनाडु में अपना कारोबार शुरू करने के लिए राजी हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 मौजूदा कंपनियों ने राज्य में अपने कारोबार को और विस्तार देने का फैसला लिया है। हम लोग सरकार के तौर पर उनके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। वो हमारे लोगों को रोजगार देंगे, हम उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे और इसी से तमिलनाडु का विकास होगा। सबको पता है दोस्तों कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री राजनीति कम करते हैं और लोगों के विकास के लिए ज्यादा प्रयास करते रहते हैं और इसीलिए लगातार 2 चुनाव तो वो जीती गए। 26 के चुनाव में भी एनडीए गठबंधन वाले दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आते हैं। तो तमिलनाडु में तीसरी बार सरकार इंडिया गठबंधन की बनती नजर आ रही है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर दोस्तों? चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजू जनता दल ने फैसला किया है कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान में हिस्सा नहीं लेगी। नवीन पटनायक की पार्टी से कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन पर बात किया था और कहा था कि आप हमें यानी इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करिए, उसके उम्मीदवार को सपोर्ट करिए सुदर्शन रेड्डी जी को, जो आंध्र प्रदेश से आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं और एक निष्पक्ष उम्मीदवार है यानी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। किसी पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो कांग्रेस से भी नहीं जुड़े हैं। इंडिया गठबंधन ने मिलकर उनको आगे किया क्योंकि वो एक न्यूट्रल व्यक्ति है, तो उनके साथ आइए। तो इसके बाद दोस्तों नवीन पटनायक की पार्टी में शायद इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बीजेपी के खिलाफ जा सके। और आप लोग जानते हैं कि नवीन पटनायक इतने सालों तक उड़ीसा में मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके कई सारे ऐसे मामले होंगे जहां पर सीबीआई वगैरह जांच भी कर रही होगी। तो नवीन पटनायक पहले दिल्ली पहुंचते हैं और फिर अपने सांसदों से बात करने के बाद फैसला लेते हैं कि वो किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी आने वाले यानी आज जो वोट डाले जा रहे हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर, उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं होगी। नवीन पटनायक के इस दावे पर आप क्या कहना चाहते हैं? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में चुनाव आयोग अपनी ही चाल में फंस गया है। उसे कैसे पता शिकायतें गलत फॉर्मेट में है जबकि शिकायत ना मिलने का किया था दावा। खेड़ा ने बताया कि जब पार्टी के बीएलए ने अपनी आपत्ति दर्ज कराने की कोशिश की तो उन्हें बताया गया कि शिकायतें केवल आम लोगों से स्वीकार किया जा सकता है, राजनीतिक दलों से यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। जबकि चुनाव आयोग बोल रहा था कि हमको कोई शिकायतें नहीं मिल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जब शिकायतें की तो 89 लाख शिकायतें दी गई। उसके बाद अब चुनाव आयोग कह रहा है कि शिकायत करने का तरीका गलत है, यानी किसी न किसी तरीके से विपक्ष को ही उल्टा बैकफुट पर भेजने की कोशिश की जा रही है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़ने से
दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए बहुत।